बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सामान्य गतिक हार्मोनिक दोलित्र मॉडल, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल, यह आज का हमारा टॉपिक है। सामान्य गतिक हार्मोनिक दोलित्र मॉडल होता क्या है कि एक द्विपरमाणु अणु को दृढ़ घूर्णी के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह विशिष्ट परिस्थितियों में कंपन भी कर सकता है। इसका कारण है कि इलेक्ट्रॉनिक संरचना के लिए अणु के दोनों परमाणु दृढ़ता से बंधे नहीं होते, बल्कि वे ऐसे बल से बंधे हुए होते हैं जिनका परिवर्तन उनके बीच की दूरी के साथ होता है। अर्थात ये प्रत्यास्थ होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि जो बॉन्ड होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, इनके बीच की बंद दूरी व बंद कोण जो होते हैं वो विकृत होते हैं, डिस्टोर्टेड होते हैं। कंपित द्विपरमाणु अणु का मॉडल एक साधारण गतिक हार्मोनिक दोलित्र सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के समान होता है। समझ आ रही बात? एक अणु को द्विपरमाणु अणु को हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में मान सकते हैं बच्चों। ठीक है, अतः द्विपरमाणु अणु की गति सरल आवर्त दोलित्र की तरह मानी जाती है, जिसमें हुक्स के नियम का पालन होता है, जिसके अनुसार प्रत्यानयन बल जो होता है, रेस्टोरिंग फोर्स होता है, वो विस्थापन के समानुपाती होता है। और हम इसको लिखते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स। प्रत्यानयन बल जो होता है, रेस्टोरिंग फोर्स, वो डिस्प्लेसमेंट के समानुपाती होता है। F को हम प्रत्यानयन बल कहते हैं, डेल्टा एक्स को हम जो विस्थापन कहते हैं। इसकी गणितीय रूप में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, F इजिकल टू माइनस के डेल्टा एक्स। ठीक है, जहां हमने माइनस का साइन इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो विस्थापन होता है और जो फोर्स लगता है दोनों विपरीत दिशा में लगते हैं, के जो यहाँ पर बल स्थिरांक है। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पर इसको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह मानते हुए हम जो है इसके लिए हम एक समीकरण स्थापित करेंगे। ठीक है ना, या हम उसके लिए हुक्स के नियम को हम डिस्कस करेंगे कि एक सिंपल हार्मोनिक जो है ऑसिलेटर की तरह जब अणु कार्य करता है तो किस तरीके से हम उसकी जो है किस तरीके से ये मॉलिक्यूल जो है वो हुक के नियम का पालन करता है। तो इसको हम जो दोलित्र अणु को या सामान्य गतिक हार्मोनिक दोलित्र मॉडल को हम निम्न चित्र से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ माना कि दो एटम जो हैं वो इस स्प्रिंग नुमा एक बंध से बंधे हुए हैं, जिनके मध्य की दूरी हमने क्या मानी है, जिनके मध्य की दूरी हमने RE मानी। जो ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो R है, सपोज करो। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब होता क्या है कि जब ये कंपन करता है, ठीक है ना, ये तो नॉर्मल पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन में हमने RE मान ली, सपोज करो नॉर्मल पोजीशन है या इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यहाँ पर नॉर्मल पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन में इसकी डिस्टेंस मान ली। जब ये कंपन करता है तो प्रसरण भी हो सकता है, इस तरीके से प्रसरण भी हो सकता है ना। यहाँ पर जो प्रसरण होकर ये दोनों परमाणु है ना विस्थापित हो सकते हैं। ठीक है ना, विस्थापित हो सकते हैं, x1 दूरी से विस्थापित हो सकते हैं। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ये भी x1 दूरी से विस्थापित हो सकते हैं, दोनों परमाणु का विस्थापन हमने। या फिर ये संकुचित हो सकते हैं, इस तरीके से ये संकुचित हो सकते हैं। तो ये संकुचन है ना, इसको हम जो है x1 संकुचन ये, या फिर यहाँ x1 संकुचन से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा आप, तो यहाँ पर विस्थापन जो है वो जिस नॉर्मल स्थिति में हमने एक दोलित्र को हमने दोलित्र मॉडल बनाया, सामान्य गतिक हार्मोनिक दोलित्र मॉडल बनाया, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल बनाया जो सामान्य स्थिति में रहता है ना। और उसके बाद जब वो प्रसरित या संकुचित होता है तो विस्थापन और संकुचन का जो विस्थापन है उसको हमने x1 से हमने यहाँ पर जो है डिनोट कर लिया बेटा। ठीक है, अब देखिएगा कि ये जो हमने द्विपरमाणु अणु को हमने यहाँ पर चित्रित किया है कि किस तरीके से वो कंपन करता है। यहाँ के एक स्थिरांक है जिसे बल स्थिरांक कहते हैं। ये जो है ना के को हमने यहाँ पर बल स्थिरांक के रूप में माना है। ठीक है ना, और ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है कि प्रत्यानयन बल की दिशा विस्थापन के विपरीत होती है, और डेल्टा एक्स बंद लंबाई में विस्थापन है ना, ये हमने बताया। ठीक है, जो स्थिरांक के स्प्रिंग का विशेष
नियतांक होता है, कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट होता है जो स्प्रिंग बंध की कठोरता का मापन है। ये अगर बंध जो है स्टिकनेस ऑफ द बॉन्ड, ठीक है ना, अगर बंध जितना कठोर होगा, ठीक है, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, के की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। एक कंपन करते हुए द्विपरमाणु अणु के दो परमाणु ए और बी की संहति M1 और M2 माना है अपन ने, और जो बंध सामर्थ्य बॉन्ड स्ट्रेंथ व्यक्त करने वाली एक स्प्रिंग से जुड़े हैं। यदि दोनों परमाणु ए और बी किसी साम्यावस्था बिंदु के प्रति सरल आवर्त गति करते हैं तो हम जो है तरंग जो है चित्त प्रतिष्ठित यांत्रिकी में इसका जो आवृत्ति है, ठीक है ना, जो क्लासिकल जो मैकेनिक्स है उसमें अगर हम देखें तो इसकी जो आवृत्ति है न्यू उसको हम निम्न व्यंजक से प्रदर्शित कर सकते हैं। किस व्यंजक से प्रदर्शित कर सकते हैं? न्यू इज इक्वल टू हाफ 1/2 पाई अंडर रूट के बाई म्यू से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई, ठीक है, इसकी आवृत्ति को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर के को मैंने आपको बताया बल नियतांक, और म्यू जो है समानी द्रव्यमान रिड्यूस मास है बेटा, रिड्यूस मास, और म्यू इज इक्वल टू क्या होता है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, इसको हम रिड्यूस मास कहते हैं बच्चों, ठीक है ना, समानी द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसको जो है आवृत्ति न्यू को तरंग संख्या के रूप में हम देखना चाहें तो हम इसको सी से डिवाइड कर देंगे, तो तरंग संख्या के रूप में आवृत्ति क्या हो जाएगी? न्यू अपॉन सी, और न्यू अपॉन सी को अपन बोलेंगे न्यू बार, यानी कि 1/2 पाई सी अंडर रूट के बाई म्यू, ठीक है ना। यहाँ पे अपन ने सी से इसको डिवाइड कर दिया तरंग संख्या के रूप में, न्यू बार के रूप में हम इसको जो है हम डिफाइन करना चाह रहे हैं आवृत्ति को, फ्रिक्वेंसी को वेव नंबर के रूप में, हम तरंग संख्या के रूप में हमने यहाँ पर हमने जो है रिप्रेजेंट किया है इसको, जिसका मात्रक सेंटीमीटर इन्वर्स होगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ हम ये देखें कि जो आवृत्ति तरंग संख्या के रूप में हमने, ठीक है ना, हमने यहाँ पर जो प्रदर्शित की है, इसमें जो बल नियतांक की जो इकाई है वो डाइन पर सेंटीमीटर सीजीएस पद्धति में हम लेते हैं, और यदि हम एसआई पद्धति में लेते हैं तो न्यूटन पर मीटर के रूप में हम इसको लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर जो सरल हार्मोनिक दोलित की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी को उसके विस्थापन के पद में लिखना चाहें तो फिर हम उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो स्थितिज ऊर्जा होती है, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं Vx पोटेंशियल एनर्जी द फंक्शन ऑफ x इज हाफ के एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सरल हार्मोनिक दोलित्र के लिए हम अगर श्रोडिंगर समीकरण लिखें, श्रोडिंगर समीकरण से हम इसकी गति को हम प्रदर्शित करना चाहें तो हम इसके लिए श्रोडिंगर समीकरण लिख सकते हैं जिसमें x दिशा में विस्थापन होता है। तो श्रोडिंगर समीकरण को कुछ इस तरीके से हम सरल आवर्त दोलित के लिए हम लिख सकते हैं। यहाँ मैं लिख दूँ डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस एट पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई वी माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू साई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो हमने इस श्रोडिंगर इक्वेशन से इसका सरल आवर्त गति को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना, इसकी गति को हमने प्रदर्शित किया। इस समीकरण को यदि हम हल करें तो यहाँ एनर्जी जो होती है, इस श्रोडिंगर इक्वेशन को हम हल करें तो इसकी जो ऊर्जा ईवी की जो वैल्यू होती है वो v प्लस हाफ एच न्यू के बराबर आती है, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। और v इज इक्वल टू जो एच न्यू होगा, और अगर v की वैल्यू अपन देखें यहाँ पर तो v जो होगा इस समीकरण को हल करने में क्वांटीकृत तनन स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो इस समीकरण से देते हैं, और v की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 0 1 2 3 आदि हम इसको पुट करते हैं, जहाँ v कंपन क्वांटम संख्या कहलाती है। v क्या कहलाती है? क्वांटम कंपन संख्या कहलाती है, जिसके विभिन्न मान होते हैं और ना वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर होते हैं। v कंपन की आवृत्ति अथवा दोलन की आवृत्ति है ना, कंपन की आवृत्ति या दोलन की आवृत्ति, जिसका मान इस समीकरण से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो v की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जो हमने यहाँ समीकरण दी इससे v की वैल्यू हमने शुरू में जो इक्वेशन लिखी ना, इससे v की वैल्यू हम यहाँ पर इससे निकाल सकते हैं बच्चों। ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन से हम v को हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखें तो जो ऊर्जा है, ऊर्जा के कुछ ही मान संभव होते हैं
ठीक है ना। अगर हम v का मान 0 1 2 3 पुट करें तो ऊर्जा के कुछ ही मान जो होते हैं वो 2 लित्र जो अणु है, यानी सरल आवर्त गति करते हुए जो अणु है उसकी जो ऊर्जा के कुछ ही मान संभव होते हैं वो v के निश्चित मानों के लिए होते हैं। जैसा यदि हम v बराबर 0 पुट कर दें तो ऊर्जा जो होती है वो जो हाफ एच न्यू जाती है ना, हाफ एच न्यू। अगर v की वैल्यू हम 0 पुट कर दें इसमें, v की वैल्यू 0, तो ई वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई वी इज इक्वल टू जाएगा हाफ एच न्यू। और इस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, इस ऊर्जा को हम परम शून्यांक की ऊर्जा कहते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। 0 पॉइंट एनर्जी के नाम से हम इसको जानते हैं। तो इस तरीके से हम जो है सरल आवर्ती गति करते हुए एक जो अणु है उसकी ऊर्जा हम जो है विभिन्न रूप में हम विभिन्न प्रकार से हम निकाल सकते हैं। जब v की वैल्यू 0 हो तो हम परम शून्यांक की ऊर्जा, और जब v बराबर 1 हो तो 1 2 3 आदि हो तो हम ऊर्जा का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो था आपको सरल जो हार्मोनिक दोलित्र है वो उसको हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं और उसकी ऊर्जा को हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब यदि सरल आवर्त दोलित्र जब कंपन करता हुआ निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में जब वो संक्रमित होता है तो उसके लिए हम जो है ऊर्जा का मान हम निकाल सकते हैं, ठीक है। वो दो ऊर्जाओं का जब अंतर देखें तो दो ऊर्जाओं का अंतर करके हम दो ऊर्जाओं में अंतर हम निकाल सकते हैं कि जब अणु एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो वो कितनी ऊर्जा को क्या करेगा, अवशोषित करेगा, उसको हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अगले उसमें हम देखेंगे कि जो सरल आवर्त दोलित्र के जो ऊर्जा स्तर हैं उनको हम किस प्रकार से हम जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। ये यहाँ तक आप लोगों के समझ में आया होगा कि हम सरल आवर्त दोलित्र की ऊर्जा को हम कैसे निकालते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट सूत्र है बेटा वो ई वी इक्वल टू वी प्लस हाफ इंटू एच न्यू, ये आपको याद रखना है। और इससे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि परम शून्यांक की ऊर्जा 0 पॉइंट एनर्जी से आप क्या समझते हैं, या आपसे पूछ लिया जाता है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल से आप क्या समझते हैं। तो इस तरीके से आप जो है उसको चित्र को ये अणु को एक मॉडल के रूप में प्रदर्शित करते हुए हम जो है उसकी ऊर्जा के लिए सूत्र निकालेंगे बच्चों। धन्यवाद।